Hello and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathod, author of chempundit.com. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो कंटेंट एंड वीडियो लेसन्स पसंद आ रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स. आज पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ये दोनों बहुत डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. रेस्पिरेशन की शुरुआत ब्रीदिंग से होती है. ब्रीदिंग इज इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स यूज करते हैं फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए टू प्रोड्यूस एनर्जी, तब इसे रेस्पिरेशन कहते हैं. तो चलिए इस डिटेल में डिस्कस करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. सभी ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं और इस फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. हम पहले से ही जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं और सेल्स का काम है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा. सेल्स को ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. अब ये एनर्जी वो कहां से लेते हैं? ये एनर्जी वो लेते हैं फूड से. जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं, वो फूड क्या होता है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन सेल्स में पहुंचती है थ्रू ब्लड. ऑफ कोर्स ब्लड में घुलता है पहले ऑक्सीजन, है ना. ब्लड इसको में डिसॉल्व हो जाता है, फिर ये ब्लड के थ्रू सभी सेल्स तक पहुंचता है और सेल्स फिर जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं इस फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी. और यही वो एनर्जी है जो सेल्स यूज करते हैं सभी तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एसेल्यूलर रेस्पिरेशन. जैसा कि नाम से हम समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी जो सेल में होगा और एसेल्यूलर रेस्पिरेशन जो सेल के बाहर होगा. ठीक, तो let us define cellular respiration as the process in which the food breaks down in the cells with the release of energy is called cellular respiration. ठीक, तो जब सेल्स के अंदर फूड ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी तो ये कहलाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है, ये रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होता है. सेल्स में जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी को हम बाद में एक्सहेल आउट कर देते हैं. ठीक, इस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं. ध्यान रखिए, याद रखिए. क्यों एरोबिक? जहां पर भी ये टर्म आएगी, एरोबिक का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक, और हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन एयर में होता है ना. तो हमेशा याद रखिए कि इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की हेल्प से ही होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. या हम ये कह सकते हैं कि एयर की प्रेजेंस में होता है क्योंकि ऑक्सीजन हम एयर के थ्रू ही इनहेल करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है. क्लियर? जब ये फूड ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन को यूज नहीं करके, यानी बिना ऑक्सीजन के, तब इसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक, तो रेस्पिरेशन फिर दो तरह का हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो कहलाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? ये देखिए, ये एक इक्वेशन है जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन कहलाती है.
इसमें आप देख रहे हैं ग्लूकोज है। ग्लूकोज इन दी एब्सेंस ऑफ एयर टूटता है, बनाता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस करता है एनर्जी। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये अल्कोहल बनाता है ग्लूकोज। बात करते हैं ए सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, है ना। जैसा कि मैंने बताया था, जब रेस्पिरेशन सेल्स के बाहर होता है तो कहलाता है ए सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन करता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनारोब्स कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इट्स गिवन ओवर देयर, एनारोब्स, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, दे विल बी नोन एज एनारोब्स। ठीक, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो एनारोब है, जो यहाँ पे यीस्ट है, यीस्ट ग्लूकोज को तोड़ता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और प्रोड्यूस करता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी को रिलीज करता है। जो इक्वेशन हमने अभी अभी देखी थी, है ना। अब कमाल की बात यह है कि हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, जो बॉडी में मसल सेल्स हैं, वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब टेम्परेरी डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की, तो हमारे मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी बहुत इमरजेंसी में जरूरत होती है। कब? तो ऐसा कब होता है? ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सपोज हम फास्ट रन कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या कोई हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, उस वक्त एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं उतना ही ऑक्सीजन हमारे पास है। ऐसी सिचुएशन में हमारे मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और ये जो एनर्जी की डिमांड है उसको मीट करते हैं, उसको पूरा करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ग्लूकोज इन मसल्स, मसल्स में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्लियर? ब्रीदिंग क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, इसमें हम एयर रिच इन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को यूज करके। तो बेसिकली ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग। ठीक, जब हम एयर को अंदर लेते हैं, एयर रिच इन ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं तो इट इज इनहेलेशन, और जब हम एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर छोड़ते हैं, दैट इज एक्सहेलेशन। ठीक, इसको आप याद कर सकते हैं, इनहेल, इन यानी अंदर आना। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, इनहेलेशन अंदर लेना, एक्सहेल, एक्स का मतलब हमेशा बाहर जाना होता है मोस्टली, एक्स, तो एक्सहेलेशन यानी बाहर जाना। ठीक, तो इनहेलेशन यानी ऑक्सीजन को लेना और एक्सहेलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। ब्रीदिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक एक ऑर्गेनिज्म अलाइव है तब तक ब्रीदिंग जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्सन ब्रीद करता है इन अ मिनट, इसके लिए एक टर्म दिया गया है एंड दैट टर्म इज ब्रीदिंग रेट, एज यू कैन सी हियर। ठीक, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट। और ध्यान रखिए कि वन ब्रीद क्या होता है? वन ब्रीद मतलब एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सहेलेशन, यानी एक बार हम जो इनहेल करते हैं और एक बार एक्सहेल करते हैं, ये दोनों मिलाकर वन ब्रीद बनता है, एक ब्रीद कहलाता है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ब्रीदिंग प्रोसेस देख लेते हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले हम एयर को नॉस्ट्रिल से अंदर लेते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल से अंदर लेने के बाद क्या होता है, ये जो एयर है ये नेजल कैविटी के थ्रू पास करती है, विंड पाइप में पहुंचती है
और ये फाइनली लंग्स में पहुंचती है। ठीक, लंग्स हम जानते हैं, लंग्स चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, है ना। चेस्ट कैविटी जो है वो रिब्स से सराउंडेड रहती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो चेस्ट कैविटी है जिसके अंदर लंग्स हैं वो रिब्स से सराउंडेड रहती है। बेसिकली रिब्स क्या है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर है जो लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी के बॉटम में एक मस्कुलर शीट होती है कॉल्ड डायफ्राम। क्या होती है, मस्कुलर शीट, डायफ्राम। ब्रीदिंग में क्या होता है, जब ब्रीदिंग करते हैं हम तो डायफ्राम और रिब केज दोनों का मूवमेंट होता है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तब रिब्स ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ऊपर और बाहर की तरफ मूव करते हैं, और डाउन, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये मूवमेंट इंक्रीज, ये जो मूवमेंट हुई हमारी, है ना, क्या हुआ मूवमेंट में, अभी क्या हुआ, चेस्ट कैविटी में हमने देखा कि अभी हमने क्या देखा, इनहेलेशन हुआ। इनहेलेशन में जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव हुआ, और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ गया। इससे चेस्ट कैविटी में स्पेस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, स्पेस क्रिएट होती है, इंक्रीज होती है, और एयर जो है वो तेजी से रश करती है इनटू द लंग्स। एज अ रिजल्ट लंग्स जो है वो एयर से भर जाती हैं और एक्सपैंड करती हैं। ठीक, अब एक्सहेलेशन में रिब्स नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूव करती हैं, और इसी दौरान डायफ्राम रिलैक्स करता है, यानी अपनी पोजीशन पे आ जाता है, एक्चुअल पोजीशन पे। चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस होता है और सारी जो एयर है वो लंग्स से बाहर की तरफ पुश हो जाती है। तो ये है एक्सहेलेशन, और जो हमने पहले पढ़ा था वो था इनहेलेशन। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती है। ठीक है, बार बार इनहेलेशन होता है, यानी बार बार क्या होता है, एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं। रिब केज ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करता है। इसके बाद डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा खिंचता है। चेस्ट कैविटी में स्पेस जो है वो इंक्रीज होती है और एयर तेजी से रश करके लंग्स में फिल हो जाती है। जब लंग्स में एयर भर जाएगी तो वो एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक्सहेलेशन के दौरान रिब्स जो है वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूव होगी। डायफ्राम रिलैक्स करेगा, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इस वजह से चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है वो कम हो जाएगी और एयर जो है वो लंग से बाहर पुश आउट हो जाएगी। इस तरह से ये पूरा एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का प्रोसेस, यानी कि ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। क्लियर? ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं, जिसे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिगर है ना। इस फिगर में आप देखिए हमने क्या किया हुआ है। हमने एक बड़ा सा बेल जार लिया है। ठीक है, इस बेल जार के अंदर हमने ग्लास ट्यूब लिया है। ग्लास ट्यूब को देखो आप कैसी है ग्लास ट्यूब, इस तरह से ब्रांच्ड है। ठीक है, तो ये ग्लास ट्यूब है जो ब्रांच्ड है, और दोनों ही ट्यूब्स के एंड पे हमने बलून फिट किया हुआ है, बलून लगाया हुआ है। ठीक है, फिर बेल जार के माउथ के ऊपर हमने कॉर्क से उसको टाइट किया हुआ है, ठीक, पैक किया हुआ है। इसके बाद जो आपका बेल जार है, इसकी जो बॉटम है ये ओपन है। ठीक है, ओपन है, तो यहां पर हम एक रबर शीट, बहुत ही पतली से रबर शीट को स्ट्रेच करके और इसमें फिट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इस एक्टिविटी में जो ये हमने स्पेस बनाई है जार के अंदर, ये रिप्रेजेंट कर रही है चेस्ट कैविटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये है चेस्ट कैविटी। ठीक है, जो बलून्स हमने लगाए हैं यहां पर दोनों, ये जो दोनों बलून्स हैं ये लंग्स हैं, ये हम लंग्स इनको मान के चल रहे हैं। ठीक है, और जो ये रबर शीट नीचे आपको दिख रही है ना, जिसको हमने स्ट्रेच किया है यहाँ पे, ये है डायफ्राम। ठीक है, अब हम ब्रीदिंग की प्रोसेस को शो करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए रबर शीट को नीचे पुल कर रहे हैं। रबर शीट को नीचे ऐसे पुल करेंगे,
पुल करेंगे तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाएगी। चेस्ट कैविटी में जब स्पेस बढ़ेगी तो तेजी से ऊपर वाले ट्यूब में, जो यहाँ एक विंड पाइप की तरह एक्ट कर रहा है, इसमें एयर तेजी से रशन करेगी। जब एयर तेजी से रशन करेगी तो जो दोनों बलून्स हैं ये ब्लो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेट हो जाएंगे, है ना, इनमें एयर जो है भर जाएगी। तो ये शो कर रहा है कि जब इनहेलेशन होता है तो कैसे लंग्स में ऑक्सीजन फिल हो जाता है। तो दिस डिपिक्ट्स इनहेलेशन। यहां तक बात समझ में आई। अब हम शो करेंगे एक्सहेलेशन। क्या करेंगे हम, जैसे ही इस रबर शीट को जो हमने पुल किया था, इसको जैसे ही हम वापस रिलीज करेंगे, क्या होगा, जो अंदर स्पेस है वो डिक्रीज होगी, एयर बहुत तेजी से बाहर निकल जाएगी, और जो बलून्स हैं यानी जो हमारी लंग्स हैं यहाँ पे, वो डिफ्लेट हो जाएंगी, उनमें से एयर बाहर निकल जाएगी और वो वापस डिफ्लेट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनमें से जो एयर है वो निकल चुकी है। तो ये शो करता है एक्सहेलेशन। तो देखा ये एक्टिविटी कितनी बढ़िया एक्टिविटी है, जिससे हम कितने आराम से ब्रीदिंग का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। समझ में आई है एक्टिविटी? आई होप द एक्टिविटी इज क्लियर टू यू। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को एक बार और इसको सुनिएगा। ठीक है, स्नीजिंग तो हम सब जानते हैं, है ना, छींक आना। जब हम छींकते हैं तो इसको हम कहते हैं स्नीज करना, स्नीजिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज स्नीजिंग? क्यों हम स्नीज करते हैं, क्यों हमें छींक आती है, क्यों आती है? बेसिकली स्नीजिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो मोस्टली कोल्ड में होता है। हमें जैसे अगर हमें सर्दी हो जाती है तो उस टाइम ये मोस्टली हम स्नीज करते हैं, या फिर हमें कोल्ड नहीं है उसके बाद भी हम कई बार स्नीज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल को हम इनहेल कर लेते हैं, जब भी एयर के साथ वो आ जाता है हमारी नोज में, ठीक, तो ये जो अनवांटेड पार्टिकल है इसे हम कभी भी अंदर तक इनहेल नहीं करते हैं, ये हमारी लंग्स में नहीं जा सकता है। यही रिफ्लेक्स एक्शन है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो हमें इनहेल नहीं करना चाहिए, जो हमारी बॉडी में एंटर नहीं करना चाहिए, जब ऐसी किसी भी चीज से कांटेक्ट में हम आते हैं तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि हम तुरंत स्नीज करते हैं। स्नीज करके इस फॉरेन पार्टिकल को हम बाहर थ्रो आउट कर देते हैं और क्लीन एयर को हम इनहेल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको घर में आप देखो, कभी अगर मम्मा कुछ तड़का लगा रही होती है, कुछ मसाला वगैरह छौंक रही होती हैं, सपोज अगर चिमनी हमने ऑन नहीं किया है या एग्जॉस्ट फैन ऑन नहीं किया है, क्या होता है, घर में सब जो है स्नीज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मिर्च की तेज धांस या कोई भी ऐसी अनवांटेड सी स्मेल नोज में आती है तो हम तुरंत उसको, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि तुरंत हम उसको स्नीज करके बाहर कर देते हैं, है ना। इसी तरह से एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स, स्मोक होती है, पोलन होता है, जब भी इसको हम इनहेल कर लेते हैं या हमारी नोज तक ये आ जाता है विथ एयर, तो तुरंत हमारा ये रिफ्लेक्स एक्शन स्नीजिंग के थ्रू ये इसको हम बाहर थ्रो आउट कर देते हैं और ओनली एयर को हम प्रॉपर इनहेल करते हैं। सिर्फ एयर ही अंदर जा पाती है। ठीक है, बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल्स, कभी कभी बहुत ही बारीक साइज के पार्टिकल्स अगर हैं बहुत ही पोल्यूटेड एयर में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये अंदर हमारे लंग्स में भी चले जाते हैं और फिर वहां जाकर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो नेजल कैविटी में जो हेयर है ना, इसके थ्रू ये पास हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, जो कैविटी है इसकी लाइनिंग को जाके इरिटेट करते हैं। ठीक है, जब ये लाइनिंग को इरिटेट करते हैं तब हम स्नीज करते हैं और फॉरेन पार्टिकल को बाहर थ्रो कर देते हैं और क्लीन एयर को इनहेल कर देते हैं। ऐसा मोस्टली होता है। ठीक है, सो नाउ वी नो कि स्नीजिंग क्यों होता है, क्यों हम स्नीज करते हैं। इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल अगर हम एयर के थ्रू इनहेल कर रहे होते हैं तो नोज में ही, नोज से अंदर वो नहीं जाता है और पहले ही हम इसको जो है स्नीजिंग के थ्रू बाहर थ्रो कर देते हैं और सिर्फ क्लीन एयर को हम
इनहेल करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कॉकरोच में रेस्पिरेशन कैसे होता है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, ये कॉकरोच आपको दिख रहा है, ये एक कॉकरोच है। ठीक है, इसमें आप देखिए इसके छोटे छोटे आपको स्पिरैकल्स दिखेंगे और ट्रैकियल ट्रंक दिखेगी, है ना। तो कॉकरोच में होता क्या है, छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं बहुत सारी, इन्हें कहते हैं स्पिरैकल्स या स्पाइरकल्स भी कह सकते हैं आप। इन्हें कहते हैं स्पिरैकल्स। ये बॉडी के दोनों साइड्स पर होती हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, दोनों साइड्स पे स्पिरैकल्स होते हैं। इंसेक्ट्स में एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। ये इंसेक्ट्स में ही होता है। क्या होता है, एयर की ट्यूब्स होती हैं, उनका एक नेटवर्क होता है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, और इसका काम है गैस को एक्सचेंज करना। तो ऑक्सीजन रिच एयर स्पिरैकल्स के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स तक पहुंचती है, बॉडी टिश्यूज तक डिफ्यूज होती है, सारी बॉडी टिश्यूज तक पहुंचती है, हर सेल तक पहुंचती है। ठीक है, और इस तरह से फिर रेस्पिरेशन करता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फिर सेल्स से बाहर आती है ट्रैकियल ट्यूब्स में, ट्रैकियल ट्यूब से और बाहर आती है, और स्पिरैकल्स के थ्रू ये बाहर एक्सेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इनहेलेशन और एक्सेलेशन करते हैं, फिर रेस्पिरेशन करते हैं, वैसे ही कॉकरोच भी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एयर को स्पिरैकल्स के थ्रू लेता है और स्पिरैकल्स के थ्रू ही ये बाहर छोड़ देता है। एयर ट्यूब्स या ट्रैकियाज जो इंसेक्ट की बॉडी में मिलती हैं, वो और किसी भी एनिमल में नहीं पाई जाती हैं। ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंसेक्ट्स का। ठीक है, ये किसी भी दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स में नहीं मिलता है, ये इंसेक्ट्स में ही मिलता है, ट्रैकियाज, एयर ट्यूब्स। ठीक है, तो इस तरह से कॉकरोच में रेस्पिरेशन होता है। इस पे क्वेश्चन आता है, छोटा सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो वो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि अर्थवर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये अर्थवर्म है। ठीक है, अर्थवर्म की स्किन कैसी होती है, आप सबने देखा होगा। अर्थवर्म की स्किन बहुत ही स्लिपरी होती है टू टच, और मॉइस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, तो ऐसी स्किन के आर पार गैसेस बहुत इजीली पास हो जाती हैं। तो इसीलिए अर्थवर्म कैसे करता है रेस्पिरेशन, ये अपने स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। ठीक है, और बाकी का रेस्पिरेशन प्रोसेस तो सभी वैसे ही करते हैं। सभी जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग्स में ह्यूमन बींग्स की ही तरह लंग्स का एक पेयर होता है, लेकिन ये स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकता है, क्योंकि इसकी भी स्किन मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। तो अगर देखा जाए तो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जिनकी स्किन मॉइस्ट रहती है और स्लिपरी टू टच होती है, ये अपनी स्किन के थ्रू ही जो है रेस्पायर करते हैं या ब्रीथ करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको सभी टॉपिक्स जो हैं क्लियर हैं। अगर नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, then do write your doubt in the comment box and I will get back to you. Also, do like and subscribe my channel and also share with your friends. Thank you. Bye-bye.